संस्कृति को बचाने के लिए है, सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए है। नारायण दत्त जी आए, उन्होंने 500 मीटर का चेक लगाया। खंडूरी जी आए, उन्होंने कहा नहीं 500 भी ज़्यादा हो गया है, 250 मीटर का चेक लगाया। अब हमारे ये भाईगण आए, इन्होंने कहा नहीं ये तो सब दोनों बूढ़े थे, ये तो ये क्या समझते थे, इन्होंने पूरा दरवाजा ही खोल करके रख दिया। इसलिए आज उत्तराखंड कह रहा है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून, और हमारा वादा है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाएंगे जो संस्कृति की भी रक्षा करेगा, जमीन की भी रक्षा करेगा और विकास के लिए भी रास्ता खोलेगा और कृषि को भी नया स्वरूप देने का काम करेगा। इसीलिए मैं जमींदारी उन्मूलन का कानून बना करके गया, मैं लीजिंग पॉलिसी बना करके गया। मैंने बहुत सारी, ऐसा नहीं है, मैंने बल्कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में बसे हुए लोग थे, वर्षों से पीढ़ियों से बसे हुए थे, उनको मालिकाना हक दिया। मैंने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट किए, लेकिन ये एक बड़ा विषय है जिसके लिए किसी भी मुख्यमंत्री को 4-5 साल की आवश्यकता है, और उत्तराखंड, मुझे भरोसा है कि एक समझदार मुख्यमंत्री को 4-5 साल का समय देगा ताकि एक अच्छा भू कानून बन सके और जो यहाँ की आकांक्षाओं को परवान चढ़ा सके। ठीक है, एक बड़ा विषय देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी था। मौजूदा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने स्थगित कर दिया है, लेकिन हक हुकूकधारी तीर्थ पुरोहित अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अलग अलग तरह से प्रदर्शन करते रहते हैं। असल में भाजपा के अंदर कौन क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है देवस्थानम बोर्ड को लेकर के। ये खुद उलझे हुए हैं, नासमझ बने हुए हैं, या दूसरों को नासमझ समझ रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड, ये नहीं है कि हम किसी तरीके के रेगुलेटरी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, मगर आप शंकराचार्य की परंपराओं के ऊपर, आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने यहाँ सभ्यता का वो किया था, तो उनकी बनाई हुई परंपराओं के ऊपर आप कोई व्यवस्था नहीं ला सकते। ये उत्तराखंड का सवाल है और यही कांग्रेस का सवाल है कि हम सनातन धर्म की उन परंपराओं की रक्षा करेंगे। उसके लिए इस देवस्थानम बोर्ड को रिजेक्ट करेंगे और लोगों से बातचीत करके नई व्यवस्था लागू करें। नई व्यवस्था लागू करें। गैरसैंण को लेकर सरकार कह रही थी कि बजट दिया है। कहाँ दिया है? हवा में। हवा में है। हवा में, बताओ ना कहाँ। सचिवालय को, विधानसभा सचिवालय को के लिए 57 करोड़ रुपया दे करके गया और एजेंसी तय करके गया जो निर्माण कार्य करेगी, वो भी भारत सरकार का वेबकोस को तय करके गया, और इन्होंने वो 57 करोड़ का भी चट भोजन कर दिया। नया देना तो अलग रहा। ये बताएं तो सही, किसी कागज में तो होगा जो दिया है इन्होंने गैरसैंण के लिए। एक ईंट नहीं लगाई, और भाई साहब कह दिया हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी। हमारे किसी भाई को ये हिम्मत नहीं आई कि वहाँ ग्रीष्मकालीन का बोर्ड लगा दें, क्योंकि जैसे ही बोर्ड लगाते तो लोग कहते कहाँ है हमारी राजधानी। उधर लोग पूछ दें कब से हमारी राजधानी करके, तो इस डर के मारे इन्होंने बोर्ड तक नहीं लगाया वहाँ जो है। ये हालत है भाजपा की जो है। ठीक, आप अब चुनाव में जा रहे हैं और जनता के लिए अलग अलग तरीके से प्रदर्शन भी किए। कभी आप बैलगाड़ी पे बैठे, कभी ये बात और थी कि वो मंच अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष का और होता था, हरीश रावत जी का और होता था। इसमें मैं नहीं जाता हूं। सवाल यह है कि 2022 में आप लोगों को लेकर आए हैं, ये क्यों जनता करे? सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 ऑप्शन है उसके पास, कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, या ट्रांसफॉर्म करने का कोई विजन है हरीश रावत के पास कि आएंगे तो ये बड़े बदलाव होंगे? केवल इसलिए नहीं, हमारी साक्षी है, ये सारा उत्तराखंड साक्षी है। जिन बुनियादी बातों को लेकर के राज्य आंदोलन चला और ये राज्य बनाया गया, जो उसके मूल्य और मान्यताएं थी, 13 साल में किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। हमारी सरकार भी आई, उसमें भी आंशिक रूप से जिक्र हुआ, लेकिन मैंने जब मुख्यमंत्री में बना तो मैंने उसको एक नाम दिया उत्तराखंडियत का, और उन बिंदुओं को आगे रख करके कि उत्तराखंड का राज्य क्यों बना, और उसको साक्षी मान करके हर नीतिगत निर्णय को लेने का काम किया। मेरे जाने के बाद
इन्होंने एक एक करके उन सारे निर्णयों को बदल दिया। जैसे आप एक छोटा उदाहरण, 2-3 छोटे उदाहरण बताता हूं। हमारे गांव सड़क से जुड़े हैं क्योंकि यहाँ का कठिन भौगोलिक परिस्थिति है। मैंने मेरे गांव मेरी सड़क योजना बनाई, 300 सड़कें उसमें बन गई। ये आए तो इन्होंने उस योजना को बंद कर दिया। मैंने मेरा वृक्ष मेरा धन योजना लगाई। उत्तराखंड में आप हॉर्टिकल हब बनाना चाहते हैं, आप चारा प्रजाति का हब बनाना चाहते हैं, आप उत्तराखंड को इन्वायरमेंटल हब बनाना चाहते हैं, तो उसमें मैंने कहा जो वृक्ष लगाएगा 300 रुपया बोनस पाएगा। वृक्ष बोनस योजना प्रारंभ की, देश के अंदर अकेला राज्य था। इन्होंने आते ही उसको बंद कर दिया। हमने कहा जल संवरण, जल हमारी शक्ति है। मैंने कहा जल संवरण की नीति बनाई और जल संस्थान को उसका मैनेजमेंट सौंपा और उसमें जल बोनस इंट्रोड्यूस किया कि जो जितना जल इकट्ठा करेगा उसको उसके एवज में बोनस दिया जाएगा। इन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया। हमारे वहाँ जमीनों में जैविक फूड की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जैविकता उत्तराखंड की शक्ति है। मैंने जैविकता के लिए मड़ुआ बोनस, मिर्च बोनस, गहत बोनस, झुंगरा बोनस, इन सारे जितने रस्टिक वहाँ के अन्न उत्पादन थे उन सब के लिए बोनस की योजना बनाई। इन्होंने उसको बंद कर दिया। मैंने आजीविका पालन के लिए छोटी बकरी, जैविक बकरी होती है, उसकी मुख्यमंत्री बकरी पालन योजना बनाई। इन्होंने उसको बंद कर दिया। मैंने वहाँ का गरीब वहाँ टिका रहे, उसकी बच्ची को अच्छी एजुकेशन मिले, उसके लिए कन्याधन योजना, गौरा देवी कन्याधन योजना, नंदा देवी कन्याधन योजना, 3 कन्याधन योजनाएं एक साथ इंट्रोड्यूस की। इन्होंने उनका चूचू का मुरब्बा बना करके आज उसका लाभ किसी दलित, किसी गरीब कन्या को नहीं मिल रहा है। इन्होंने उनको खत्म कर दिया। ऐसी वृद्ध महिला पोषण आहार योजना क्या देते थे एक माँ को हम, इन्होंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा वहाँ की 60 साल से ऊपर की महिला और पुरुष दोनों पेंशन के अधिकारी होंगे। मैंने पेंशन को अपने नागरिकों का अधिकार बना दिया। इन्होंने मेरी 18 तरीके की जो मैंने पेंशन इंट्रोड्यूस की थी उनको घटा करके 8 में ले आए और महिलाओं की पेंशन बंद कर कहा एक परिवार में एक ही पेंशन मिलेगी, क्योंकि महिला कम उम्र की होती है, पति ज़्यादा उम्र का होता है। पति को मिल रही है महिला की 79,000 महिलाओं की पेंशनें इन्होंने स्क्रैप कर दी जो है। तो आप मुझे बताइए, इन्होंने उत्तराखंडियत के साथ मजाक किया। आज उत्तराखंडियत के सामने भी और उत्तराखंड के सामने भी आखिरी अवसर है। पीढ़ियां बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी में भारी बदलाव आ रहा है। यदि हम इस समय चूक गए तो फिर हम विल मिस द उत्तराखंडियत। हम फिर उत्तराखंडियत केवल कागजों में रह जाएगी, धरती पर नहीं उतर पाएगी। और राज्य आंदोलन के जो सपने थे वो सपने जो है केवल चर्चाओं में रह जाएंगे। उसके लिए भी आखिरी अवसर है। ये कोई कांग्रेस का सवाल नहीं है। हमने टेस्ट करके जमीन में उत्तराखंडियत को उतारा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए भी लोग 2022 में लेकिन परखे हुए कोई परखे। इतनी चीजें करने के बाद भी आपके हासिल कितने विधायक हैं वो आपके पास अभी भी हैं। मेरा सवाल इसके थोड़े से आगे का है कि इतनी चीजें आप जो गिना रहे हैं कि इन्होंने स्क्रैप कर दिया, वो अपनी पॉलिसीज गिनाते हैं कि हमने ये नई नई चीजें उत्तराखंड के लिए की हैं। वो उनकी अपनी नीतियां हैं, आपकी अपनी नीतियां थी। वो कहते हैं हमने आयुष्मान कार्ड दिया और भी कई तरह की चीजें हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब इनके आयुष्मान कार्ड पर आज भी मेरा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड 1,75,000 रुपये का भारी है, क्योंकि वो सबके जेब में पहुंच गया था। इनका आयुष्मान तो पूरा आयुष्मान हो ही नहीं पा रहा है। जी ठीक है, ये आपका अपना आकलन है, लेकिन जब जनता आकलन करती है तो दोनों पक्षों को देखकर करती है। जी। और एक जो मूल विषय उत्तराखंड में है, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आपका जब मुकाबला बीजेपी से होगा तो जितना परसेंटेज देश में सबसे सस्ती बिजली देते हैं उत्तराखंड।
कॉमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी। दिल्ली देश में सबसे महंगी बिजली देती है। उनके 200 यूनिट फ्री वाले में एक बड़ा भारी ट्विस्ट है कि 200 से यदि जरा सा भी ऊपर किसी का मीटर पहुंचा तो पूरे का पूरा बिल पहुंच जाता है। हमने अपने बिजली के सिस्टम को सुधारा। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले 14 घंटा बिजली मिलती थी, मैंने 24 घंटा में बिजली, स्वस्थ बिजली दी और सबसे सस्ती बिजली दी। यहाँ पर कुछ बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं, ये मेरी बात को इवैल्यूएट करेंगे देश के अंदर जो है। और हमने सिस्टम को सुधारा। हमने 2 साल के अंदर ही अपने तीनों बोर्डों को लाभ में ला करके खड़ा कर दिया। और उसके आधार पर आज से 2 साल पहले मैंने हल्द्वानी में एक रैली में कहा, मैंने कहा हमने बिजली का सिस्टम इतना बेहतर बनाया है, उसमें थोड़ा और सुधार करके हम 100 यूनिट बिजली अपने प्रत्येक नागरिक को पहले साल में ही सत्ता में आने में फ्री दे सकते हैं और दूसरे साल के अंदर हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जब लगना गांठ से कुछ नहीं है तो कुछ भी कह दो के लिए भाई साहब ने 300 यूनिट कह दिया। यहाँ मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब से जो है, यदि इतना ही प्यार है, मोहब्बत है, अच्छी बात है। लोकतंत्र के अंदर एक और पहलवान सही, उसको भी झेलेंगे। जब इतने पहलवानों से लड़ते हैं, एक और पहलवान से भी लड़ेंगे। वो जरा इस्तीफा दे करके, दिल्ली से इस्तीफा दे करके कहें भैया उत्तराखंड से मुझको इतना प्यार हो गया है कि मैं अब यहीं जमूंगा, यहीं रमूंगा। हमारे साथ यहाँ के डांडे, कांडे, गाड़, गधेरे, ये सब गाड़ गधेरों के बेटे हैं। इनसे पूछिए, मैं 55 साल से इन गाड़ गधेरों को नाप रहा हूँ। एक भाई जो है कनॉट घर से निकला, कनॉट प्लेस घूम के जैसे घर वापस चला जाता है, वैसे ही सुबह आता है और शाम को दिल्ली वापस चला जाता है। भैया हमको कृपा करके, मेहरबानी करके उनके साथ खड़े मत करिए। इतनी हमारे पर मेहरबानी साथ मैंने बिल्कुल खड़ा नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो वोट कटेगा या बटेगा वो कहीं आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो आपको काउंटर ज्यादा, मैंने पहले ही कहा, बिल्कुल तो भाजपा के शार्प शूटर हैं। शार्प शूटर हैं। एक सवाल, कुछ उनको बी टीम है, मतलब कुछ न कुछ है। ठीक है। एक सवाल ये भी जो हम देहरादून में सबसे ज्यादा देखते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के कर्मचारी हैं, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए, वो अपनी मांगों को लेकर अब बहुत मुखर हैं और ये चुनाव के वक्त अक्सर देखा जाता है। अलग अलग राज्यों की ये प्रथा रही है। क्या इस वक्त जो मांगे चल रही हैं वो जायज हैं या फिर ये? देखिए, हमने कुछ मांगे तो बहुत जायज हैं और मैं ये नहीं कहूंगा जो मांगे और हैं वो जायज नहीं है, मगर हालात को, आर्थिक स्थिति को देख करके आप आगे पीछे कर सकते हैं। हमारे साथ भी बहुत एकोमोडेट किया कर्मचारियों ने, मगर हमने उनको 7वां वेतन आयोग तक दिया। हमने सारे विभागीय रूल्स बनाए, हमने ढांचा खड़ा किया विभागीय। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कर्मचारियों को पिछले वर्षों में नाराज करने का काम किया और हमने कहा है कर्मचारी बंधुओं से कि भाई सत्ता में आएंगे, 6 महीने के अंदर हम ऐसा मैकेनिज्म खड़ा करेंगे कि आप और हम समन्वय आमने सामने बैठ करके समस्याओं का हल कर देंगे। क्योंकि मेरा अपना मानना है वो गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट नहीं है जो अपने टूल से टकराती है। और एक बात आपको शायद याद नहीं होगा, उसमें आप बच्चे होंगे, मैं तो 12 साल केंद्र सरकार के कर्मचारियों का नेशनल कन्फेडरेशन का अध्यक्ष रहा हूँ। तो मैंने जीएसएम से लेकर के इनकलाब जिंदाबाद से लेकर के हाई तक सारे दरवाजे से गुजरा हुआ हूँ। तो मेरी बेसिक सहानुभूति कर्मचारियों के साथ है। ये अलग बात है कि 2017 में वो मेरे साथ न्याय नहीं कर पाए, इसलिए अन्याय झेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही बात, अभी सुबोध उनियाल जी कुछ वक्त पहले थे, आपके पुराने साथी हैं सुबोध उनियाल जी, वो थे, वो कह रहे थे कि देखिए हरीश रावत जी जब कर्मचारियों 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो उनके पास चले जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कर्मचारियों को भूल जाते हैं। तो ये सरकार में आने के बाद ये स्मृति दोष हो जाता है क्या नेताओं को? ना, जिस दिन मैं नहीं जा पाता था मैं सुबोध उनियाल को भेज देता था, औरों को भेज देता था। जी, वो जितनी बार गए उनसे आप जरा पूछ देते तुमको कौन भेजता था, तो वो कहते थे हरला भेजता था हमको। मैं देखिए, मेरा सिद्धांत है एक मोटा तौर पर कि वो सरकार अच्छी नहीं है जो अपने टूल से, अपने माध्यमों से टकराती है। यदि हम कर्मचारियों से लड़ेंगे, उनसे टकराहट रहेगी, तो राज्य के विकास को गति कैसे देंगे? तो इसलिए
हमको उनकी भावनाओं को समझना पड़ता है और उनको अपनी कठिनाइयां समझानी पड़ती हैं। तो ये हम टू वे अफेयर्स रखेंगे, आप बेफिक्र रहिए। हमारा और कर्मचारियों का प्यार एक तरफा नहीं रहेगा, दो तरफा रहेगा। दो तरफा रहेगा, ये मैं यानी उम्मीद कर सकते हैं कि जो मांगे कर रहे हैं सरकार में आएंगे तो सीधी दो तरफा रहेगा प्यार। नहीं तो सीधी बात कह दीजिए ना कि अब मांगे पूरी होंगी। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। क्या इसलिए आ रहे हैं कि मांगे पूरी नहीं करेंगे जनता की और उनकी? इसीलिए तो आ रहे हैं कि जनता की मांगे पूरी करेंगे, आकांक्षाएं लोगों की पूरी करेंगे, उत्तराखंड की आकांक्षाएं पूरी करेंगे, उत्तराखंडियत को परवान चढ़ाएंगे। ठीक है। दो क्षेत्र हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। एक क्षेत्र का मतलब आप तो पूरे उत्तराखंड का करते हैं, लेकिन एक तरफ से गोदयाल जी आप लेकर आ गए हैं, आप दूसरी तरफ से हैं। ये दोनों जोन एक साथ स्विंग में कांग्रेस की तरफ जाएं, ऐसा क्या करने वाले हैं? देखिए, उत्तराखंड ने, मैं 2002 से देख रहा हूं, जब से चीजें मेरे हाथ में आई हैं तब से उत्तराखंड ने करीब एक पैटर्न पर वोट दिया है, अलग अलग पैटर्न पर वोट नहीं दिया है। और इस बार भी आप देखिएगा कि भाजपा को रिजेक्ट करने में जो है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में होड़ रहेगी एंड लॉक स्टॉक बैरल इनको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। एक बड़ा प्रश्न आपदा पे मैनेजमेंट को लेकर, उस वक्त आप मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन सरकार आपकी थी, तो उठा था कि देखिए केदारनाथ की आपदा के बाद जो कदम सरकार को उठाने चाहिए, चीफ मिनिस्टर को उठाने चाहिए, वो उस तरह से नहीं उठाए गए और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बदले गए, आपको मौका मिला। लेकिन आपदाएं न तो बताकर आती हैं, कई बार छोटी होती हैं, कई बार बहुत विकराल हो जाती हैं। इसके मैनेजमेंट को लेकर क्या होना चाहिए उत्तराखंड में? मौजूदा सरकार आपको लग रहा है कि ठीक कदम उठा रही है? देखिए, मैं किसी को दोष बहुत उस पर नहीं कहूंगा क्योंकि चीजें हर्ट करती हैं, मगर ये सत्यता है कि प्रारंभिक चरण में ठीक से मैनेज न करने के कारण मुख्यमंत्री का परिवर्तन हुआ। नहीं तो मैं तो केंद्र सरकार में मंत्री था, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर था और मेरे काम से प्रधानमंत्री संतुष्ट भी थे। लेकिन जो ये आपदा थी ये अनप्रेसिडेंटेड थी, इसका कहीं कोई मिसाल नहीं है दुनिया के अंदर। इतने व्यापक क्षेत्र में इतने गहरे घाव कहीं नहीं लगे। जब मैं सोनिया जी के पास गया, मैंने कहा मैडम आपका आज्ञा हुई है, मैं जा रहा हूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसको तुमसे केवल एक काम सौंप रही हूं कि पुनर्निर्माण और पुनर्वास, उसमें शिकायत न रहे। ये 3 साल में तुमको ये काम पूरा करवाना है। भगवान केदारनाथ की कृपा है, मैं ये काम 1.5 साल में करवा पाया, 1.5 साल में। और देश के आप सारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों को देख लीजिए, आज भी आपको कोई कहेगा मेरा पुनर्वास नहीं हुआ, कोई कहेगा मुझे मदद नहीं मिली, कोई कहेगा मेरे नुकसान का आकलन नहीं हुआ। केदारनाथ में आप ये कहीं व्यवधान तो नहीं डालेगी आप लोगों की राह में? कुछ व्यवधान नहीं डालेगी, हमारी पुरानी आदतें हैं सब चीजें। कांग्रेस के अंदर जो है विवाद भी होते हैं, उनको मैनेज करने की नुकसान हुआ है ना? मैनेज करने वाले लोग भी हैं और हम खुद भी जानते हैं
कहाँ तक आगे बढ़ना है, कहाँ से पीछे मुड़ जाना है, आप बेफिक्र रहिए। सब नहीं, कार्यकर्ताओं को समझाते रहिए कि पूरी आदतें तो बदल डालो। कांग्रेसी खगाड़ लोग हैं, 135 साल के अपने इतिहास को पढ़ करके इतना नहीं सीखे हैं कि कैसे एकजुट लड़ा जा सकता है। इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें से बहुत सारे कांग्रेसी यहाँ भी आए होंगे, ये सब जानते हैं। यदि मैं कुछ बताने लगूंगा ये कहेंगे अरे ये तो हरीश रावत क्या बता रहा है, हम पहले से जानते हैं। तो बिल्कुल आप चिंता न करिए, 2022 हमको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हम कोई ऐसा चांस छोड़ने वाले नहीं है कि 2022 खिसक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी, पूरी बेबाकी के साथ हर सवाल का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। फिर से बहुत बधाई आपको। बहुत हरीश रावत जी और बहुत शुक्रिया राम मोहन आपका, तमाम सवाल और तमाम जवाब